अभी चालू मत करना ना भैया, उसको कर दियो क्या? चलो रहने दो, मैं बीच में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चलिए अपन कौन सा यूनिट है आपका? सेकेंड यूनिट है ना। यूनिट मतलब सेकेंड नहीं है, मतलब कौन सा एक्चुअल में देखा जाए कौन सा आपका आठवां यूनिट है। लेकिन इसको पढ़ने का पर्पस ये है इसलिए क्योंकि दोनों के आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इसको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, मेन रीजन ये है। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन करते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे ना। नोट्स वगैरह सब प्रॉपर बना रहे हो? हाँ तो एक बार ना मैं नोट सकल चेक करूंगा आप लोगों का। नहीं बना है क्या? दूसरा टेस्ट दियो सब लोग, तो कैसा रहा? ठीक है ना, क्वेश्चन वगैरह ठीक ठाक है? उससे और बोलोगे दूसरा और टफ बनाऊंगा, उससे और टफ बनाना है, ठीक है। लेकिन इसका रीजन क्या है नहीं बनाने का? चलो मैं इकोलॉजी को बनाऊंगा ही, कि जो आपके एग्जाम में जैसा आता है ऐसा बनाओगे तो क्या रहता है, वो आपको बेनिफिट मिलता है कहने का अर्थ है। अब मान लीजिए एकदम पूरा स्टेटमेंट बेस पे बना दिया गया, तो उससे क्या रहेगा कि जो वन लाइनर क्वेश्चन रहता है वो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए इस बार कोशिश करेंगे जब 50 क्वेश्चन होगा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है आपका? इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो ये अगर बाय द वे आप लोग साइंस का पेपर दोगे, उसमें साइंस आता है क्या इसमें वर्ग 3 में? साइंस, हाँ नहीं ये तो है, ये साइंस का पोर्शन है नो डाउट, ये एक्चुअल में साइंस का पार्ट ही है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि वर्ग 3 में साइंस नहीं आता ना, नहीं आता। हाँ जो भी बंदे मान लीजिए वर्ग 2 में दे रहे होंगे, तो उसमें क्या है, ये पूरी तरीके से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहने का अर्थ। तो दोनों अपने आप में क्या है, इन्वायरमेंट और बायोलॉजी का पार्ट है। चलिए सबसे पहले क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, तो भैया इसका कुछ आपको फ्रेमवर्क बता देता हूं कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो सबसे पहले इसके वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होता है, ठीक है जी। इसका परिभाषा देखने वाले हैं, परिभाषा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो घटक हो गया या तंत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार आपका जैविक घटक हो गया, सुनाई दे रहा है ना? हाँ ये जैविक घटक हो गया। चलिए सबसे पहले शब्द वर्ड करते हैं इकोलॉजी शब्द को। इकोलॉजी, चलिए आप लोग क्या समझते हो फिर मैं तो बताऊंगा ही। इकोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी क्या बोलते हैं? तंत्र कहा जाता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पहले इस शब्द को डिकोड करेंगे, भैया इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होता है, किन के द्वारा बोला गया था, कब पहली बार बोला गया था, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने घटक होता है, कितने तंत्र होता है, इनका महत्व क्या है, और इसके जो इसके कारण क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और इनको किनके किनके द्वारा क्या है नुकसान पहुंचाया जाता है, इनके बारे में क्या करें अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये बायोलॉजी का क्या होता है आपका पार्ट होता है। तो बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से, एक बायो और दूसरा लॉजी, ठीक है। तो बायो का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? जीवन ना, जीव मतलब जीवन ही बोला जाता है, जीव। जीव मतलब लाइफ को बोला जाता है, इसको बोलते हैं लाइफ या जीवन, दोनों का अर्थ एक होता है। लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन मतलब स्टडी कहा जाता है, अध्ययन अर्थात स्टडी। तो सीधा सा मतलब होता है जीवों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है आपका बायोलॉजी। तो इसलिए इसका बताने का पर्पस क्या है, केवल जीव बस का अध्ययन नहीं करते हैं,
ये जीव कहीं ना कहीं तो निवास करेगा। मान लीजिए जल में हो सकता है, स्थल में हो सकता है, मैदान में हो सकता है, घास में हो सकता है। जब इन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है तब आगे क्या करते हैं, इसको इकोलॉजी कहा जाता है या इसको इकोसिस्टम करते हैं। तो कहने एक अर्थ ध्यान रखना कि मैं साइलोलिज्म समझते हो आप लोग ना, कि इसमें पढ़ते हो रीजनिंग वगैरह में साइलोलिज्म, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, न्याय निगमन। जैसे कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, सभी चिड़िया बिल्ली नहीं है, तो साइलोलिज्म बनाते हो ना। तो इसका बताने का पर्पस ये है कि ये क्या है, मान ले जाए ये आपका बायो है, बायोलॉजी ना, ये आपका क्या है, इको सिस्टम, और ये पूरा क्या है आपका इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, बड़ा चीज होता है, जैसे पृथ्वी हो गया, स्थल हो गया, जल हो गया, वायुमंडल क्या हो गया, सब अपने आप में क्या होते हैं, ये इकोलॉजी होते हैं। तो इकोलॉजी क्या होता है, बड़ा सब्जेक्ट होता है, और इकोसिस्टम क्या होता है, एक छोटा पार्ट होता है। जैसे बाद में पीएससी क्लासेस वगैरह पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पीएससी क्या है आपका एक प्रकार के एक बैच है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे ना। मान लीजिए कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई संविधान पढ़ा रहा है, कोई इतिहास पढ़ा रहा है, समझ आए दोनों का अंतर। तो कई बार एग्जाम में से पूछा जाता है इसमें से सबसे बड़ा तंत्र कौन होता है, स्पेशली इसकी बात करो ना, तो इसमें बड़ा चैप्टर कौन होगा आपका, इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से होता है, इसका अर्थ क्या होता है, किस भाषा से लिया गया। तो पहला आपका इकोलॉजी, देखिए इसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे दूसरों पे, तो ये क्या होता है आपका ग्रीक भाषा। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, कितना आपका, दो शब्दों से। तो पहला होता है ओकियोस और दूसरा मतलब होता है लॉजिस, लेकिन एक्चुअली में उसको लॉजिस बोला जाता है क्योंकि ग्रीक भाषा में, लेकिन हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, उसको लॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, लॉजी लिखा वहां पे लॉजिस लिखा गया है, लॉजी। तो ओकियोस का अर्थ क्या होता है, स्पेशली क्या जो आसपास का क्षेत्र रहता है या आवास, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओकियोस बोला जाता है। तो ये अपन बोलेंगे आवास या आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अंग्रेजी में सीधा बोला जाता है क्या बोलते हैं, लिविंग स्पेस, जहां पे कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, जीव जंतु क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं या जीव जीते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, लिविंग स्पेस, ठीक है। लिविंग स्पेस। दूसरा लॉजिक अर्थ है क्या होता है आपका, अध्ययन, मतलब स्टडी। तो सीधा सा अर्थ होता है कि आवास, तो आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है जी। चलिए आगे लिखना इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो परिभाषा में ये हो जाएगा, फिर इसका सबसे पहले किन के द्वारा किया उसके बारे में चर्चा करो ना। चलो इतने को लिखो, फिर आगे मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ पे पहले लिखवा दूं क्या कुछ चीज, ये शब्द का है ना सबसे पहले प्रयोग किन के द्वारा किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किन के द्वारा किया गया था, दो डेट याद रखना, एक दिख रहा ना इधर का, चलिए एक 1865 और एक 1869। तो भैया ऑलरेडी पीएससी में आ चुका है ना कि इकोलॉजी शब्द का मतलब पारिस्थितिकी शब्द का सब सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो एक रेटर, नाम क्या बोल रहा हूँ, ई रेटर है, क्योंकि प्रॉपर वो किसमें दिया गया है, आपका घटना चक्र में दिया गया है। तो भैया अगर घटना चक्र में कुछ भी दिया है, लगभग 100 पर नहीं बोलूंगा, 99.99% क्या रहता है, वो राइट आंसर रहता है, ठीक है। अगर दुनिया प्रकार की पुस्तक मिल रहा है, लेकिन अगर घटना चक्र में कुछ भी दिया गया तो उसको ऑथेंटिक ही मानना है आपको ना, क्योंकि वो लगभग बहुत बार क्या करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है। तो मैं पहले मतलब बता रहा हूँ, ई रेटर, समझ आया।
अब इसको और बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है मंगलू, अब मम्मी पापा ने उसका नामकरण कर दिया है ना, लेकिन उसको अच्छे से कोई व्याख्या करता है कि भैया दादाजी बोलेगा कि मंगलू हम एक नाम से रखें कि मोर पिताजी के नाम रही से, मतलब दादा बोला मेरे पिताजी का नाम था, तो ये ऐसा काम करता था, ऐसा काम करता था। तो उनको विस्तृत व्याख्या कौन किया था? आपका अनरेस्ट हैकल। वो डिटेल में बताया। अभी मैं बोल दिया, वर्ड बोल के चला गया कि मान लीजिए अंगूठा, कोई व्यक्ति बोलेगा भैया अंगूठा नहीं क्या है, ये थम्स अप, इसका मतलब क्या होता है? राइट साइन भी हो सकता है या रॉन्ग साइन भी हो सकता है। जैसे इमोजी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इमोजी को कोई बताएगा तभी तो हम जान पाएंगे कि भैया क्या चीज है। तो ये का केवल शब्द का इस्तेमाल किया था किसने? ई रेटर ने। दूसरा व्यक्ति आता है अनरेस्ट हैकल, बोलते हैं नहीं भैया पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं? जब जीव जंतु पशु पक्षी आपस में क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। आगे चर्चा चलेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? इकोलॉजी कहते हैं। समझ आए दोनों में? अनरेस्ट हैकल। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार और, कि अगर एग्जाम में ऐसा दिया जाता है कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किनके द्वारा किया गया था, अगर ई रेटर भी है, अनरेस्ट हैकल भी है, इजी टॉन्सले भी है और पी ओडम भी है, तो आपको आंसर क्या लेना है? ई रेटर, एग्जैक्टली। अगर बाय द वे ये ऑप्शन में नहीं है ई रेटर, तब क्या लेना है आपको? अनरेस्ट हैकल। समझ आया? और अगर इनमें से कोई नहीं है, चलो मान लीजिए, ध्यान रखना तीन ऑप्शन में क्या है, ये ई रेटर नहीं है, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, तब उस बेस में क्या लेना है? प्रश्न समझ आया? नहीं है? चलो एक बार ध्यान सुना कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं है। तीन ऑप्शन है, मान लीजिए ये है, अनरेस्ट हैकल हो गया, और दूसरा और तीसरा कोई भी है, चौथा इनमें से कोई नहीं है, तब क्या लोगे? नहीं, हैकल है, रेटर नहीं है, और इनमें से कोई ऑप्शन है, क्या लेंगे? अब इसका मैं रियल बताऊं, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पता है? कंट्रोडक्शन क्वेश्चन। सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर आप हैकल लोगे तो भी सही आंसर है, इनमें से कोई लोगे तो भी आंसर है, क्योंकि व्यापम आजकल तो एसएसबी हो गया, व्यापम तय करता है कि भैया वो क्या आंसर लेने वाला है। लेकिन मैं रहता क्या लगाता? इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको प्रथम मानते हैं, ई रेटर को मानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये पीएससी में आ चुका है। तो कई बार नहीं रहता कि पीएससी का आंसर व्यापम नहीं लेता, व्यापम का आंसर पीएससी नहीं लेता। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ कि भैया अपने विवेक का इस्तेमाल करना। तो मैं रहता, मैं अपनी स्थिति बता रहा, तो मैं क्या लगाता? ई रेटर लगाता। समझ आया? तो सर्वप्रथम ई रेटर, डेट को भी याद रखना, 1865 1869 क्या है? अनरेस्ट हैकल। तीसरा एक व्यक्ति आता है, आगे चर्चा करेंगे अपन एको सिस्टम के बारे में। एकोलॉजी है ना, एक है एको सिस्टम। एक डेट याद रखना, 1935। वो तंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केवल लॉजी, पारिस्थितिकी बस का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं एको सिस्टम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र ना, ये पारिस्थितिकी बस दोनों में आए, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए जी टॉन्सले। टॉन्सले याद रखना ना, टॉन्सिल होता नहीं गला वाला, ये। चलो इतने को लिखकर आगे चर्चा करेंगे ना, फिर इसका मैं डिफिनेशन के बारे में लिखाऊंगा। तो ये एग्जाम में टू द पॉइंट इससे जिसको पूछा जाएगा। पिछला वाला लिख लियो क्या? देखिए सैलोलिज्म बनाने से क्या होता है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा तो ऑटोमेटिक क्या है, वो डायग्राम देख के समझ जाओगे भैया ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, इसका पार्ट। ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं रहता। इसलिए क्या होता है, ये ऐसा जितने भी अगर मैथ्स वगैरह रहता है, अगर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते तो कोशिश किया करो सैलोलिज्म बनाने का।
उससे आपको क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हो गया ये क्या, हो गया? हाँ तो बताया करो ना, इसको भी लिखो चलो। जहाँ पे समझने के पूछ लेना ना। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, आसपास के क्षेत्र का मतलब पर्यावरण का अध्ययन करना अपने आप में क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है ना। तो आसपास या आवास अध्ययन करना, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बोल रहा हूँ, याद देखा ना, तंत्र में अंतर हो जाएगा। पारिस्थितिकी कहलाता है। हो गया क्या इधर, बाकी लोग? नहीं नहीं, एक्चुअल में आप जो बोल रहे सही चीज़ है, 1866 बहुत सारे किताब में भी देखा हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले घटना चक्र अकॉर्डिंग, है ना। तो घटना चक्र में जैसा अगर लिखा है, गलत लिखा है सही लिखा है, तो हम लोग जितना पीएससी तैयारी करते हैं क्या होता है, हम उसी को राइट आंसर लेके लेते हैं ना। गूगल में तो सर्च किया था 1866। हाँ एग्जैक्ट आप सही बोल रहे हो, मैं भी तो मार रहा हूँ ना, 1866 आपको जितने किताब में मिलेगा, लेकिन उसमें कितना लिखा है आपका, 1869 लिखा है, किसमें, घटना चक्र में, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ चीज को। अगर क्वेश्चन आ गया है कि कब दिया गया, क्योंकि उसमें 65 नहीं है ऑप्शन में, 1866 है, उस कंडीशन में 1866। हाँ ले सकते हैं ना, अगर बाय द भी ये ऑप्शन नहीं है, 69 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 1935 भी नहीं है, 1963 भी नहीं है, तो उस बेस में आप क्या ले सकते हो, 66 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ रहता है, जो रिसर्च होता है, वो आस ही पास डेट में रहता है ना। जैसे हम लोग किसी चीज को पढ़ाते हैं तो एग्जैक्ट थोड़ी बोलते हैं भैया 2024 से 2025, तो 24 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, समझ आए। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1866 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम अलग अलग सोर्सेस नहीं रहता, बहुत सारी किताबें रहता है, भैया वहां पे 66 लिख दिया, तो उसका कोई मतलब माई बाप नहीं रहता मेरे हिसाब से, कहने करते हैं। चलिए हो गया क्या, तीनों डेट को अच्छे से याद रखना भाई, ये 10 बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, यही से कुछ कहीं से नहीं पूछा जा रहा है। आगे बढ़ू, चलिए कुछ ना एक और आज थोड़ा सा और समझते हैं, ये एक्चुअल में क्या है। अब मैं इसको मान लेता हूं, ये आपका क्या है, जैविक घटक। जैसे पढ़े ना, बायोटिक क्या होता है, ये जैविक घटक होता है जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं। और एक क्या होता है दूसरा आपका, अजैविक घटक, जैसे सन। तो इसमें सन भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है,
तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसी को क्या कहलाते हैं अपन, पारिस्थितिकी कहा जाता है, या क्या बोलते हैं अपन, इकोलॉजी कहा जाता है। ये आपस में क्या करेंगे, अंतर क्रिया करेंगे ना। जैसे हमने पिछला पिछला चैप्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े, इंटरेक्शन। जैसे भैया पेड़ पौधे किसके ऊपर निर्भर है, सूर्य के ऊपर निर्भर है ना। और हम भी तो इसके ऊपर निर्भर है ना, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया, दाब हो गया, सब क्या होता है, हम इसके एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर किए जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति रहता है, अनिष्ट हैकल आता है, वो बाद में क्या करता है, इस पर रिसर्च करता है कि भैया ये लोग कैसे काम करता है, इनके बीच आपस में कैसे अंतर क्रिया होता है, ये लोग समुदाय की स्थापना कैसे करते हैं, ये इनके बारे में क्या वो डिटेल से बताया है। तो यहां से क्या होता है, जो बायोलॉजी का ये चैप्टर रहता है पहले, ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट रहता है, फिर बाद में क्या होता है, इसको इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस चैप्टर को काउंट किया जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का ज्यादा अध्ययन किया जाता है, जैसे जीव जंतु पशु पक्षी हो गए, तो इन्वायरमेंट किस तरह से काम करता है। तो जितना भी पृथ्वी क्या है, अपने आप में क्या है, इकोलॉजी है। पृथ्वी जितना भी है, जलमंडल अपने आप में इकोलॉजी का पार्ट आता है, स्थल मंडल इकोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका, इकोलॉजी का पार्ट होता है। ये सबसे बड़ा ब्रॉड क्षेत्र होता है, और इन्हीं चीज के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अंतःक्रिया के बारे में। याद रखने की चीज ध्यान से सुनना, आपको इकोसिस्टम और इकोलॉजी लगभग सिमिलर लगता है। तो इकोलॉजी में क्या होता है, दो जीवों, अर्थात जैसे भौतिक हो सकता है, अभौतिक हो सकता है, उनके बीच क्या होता है, अंतर क्रिया होता है। ये क्या होता है, इकोलॉजी। इकोसिस्टम जब आगे चर्चा करेंगे ना, तब वहां पे क्या होगा, इकोसिस्टम में एक जैसे कुछ क्षेत्र रहता है, जैसे मैं बताया पर्यावरण बहुत बड़ा क्षेत्र है, एकदम पृथ्वी में क्या है, लगभग सब पर्यावरण है। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र में क्या होता है, कोई समुदाय में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मैं टुंड्रा प्रदेश में जाऊंगा तो वहां पे क्या मिलेगा, बर्फीले टाइप क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, पर्वत मिलेगा, वहां की क्या होगा, जैसे पेड़ पौधे होंगे, वहां अलग टाइप क्या मिलेगा, सफेद भालू मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि ठंडी प्रदेश है। अगर मैं बाय द वे कहां पे आ जाऊंगा, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास, है ना, तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर अधिक वर्षा होती है, तो वहां पर क्या मिलेगा, उस प्रकार के क्या मिलेगा आपको, जीव जंतु पशु पक्षी मिलेगा। तो वहां की अंतरक्रिया अलग होगा, और वहां का अलग होगा कि नहीं होगा। रेगिस्तान में जाऊंगा तो क्या होगा, वहां का जीव जंतु क्या होगा, अलग अंतरक्रिया होगा। अंतरक्रिया सीधा सा मतलब होता है भैया कि भोजन के लिए क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होना, या दोनों आसपास कैसे करते हैं, आपस में जो रहते हैं, उसको कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अपन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, हाँ, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, एजी टॉन्सले। टॉन्सिल से टॉन्सले याद रख लेना। एजी टॉन्सले, इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, पर्यावरण के अंतर्गत अंतर्गत रहने वाले जीव जंतु, या सामान्य शब्द में बोलते हैं इसको जैविक एवं अजैविक घटक। पर्यावरण के अंतर्गत रहने वाले जैविक एवं अजैविक घटकों का एक सामान्य क्षेत्र में क्या होता है, अंतर क्रिया होता है। सामान्य क्षेत्रों में सॉरी ना, अंतर क्रिया को इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं ना, पारिस्थितिकी
तंत्र कहा जाता है। पश्चिमी घाट, ये थार मरुस्थल, ठीक है। अब ये आपका हो गया पूर्वोत्तर क्षेत्र। हो गया क्या ये? अब ध्यान समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये बोल रहा है, एजी टॉन्सले महोदय बोल रहा है कि भैया इकोलॉजी अपने आप में एक पृथ्वी है, पूरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हम सब का अध्ययन तो एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मान ले कर लिए कि भैया क्या होता है, सब जगह रहन सहन खान पान सेम टाइप का होता है, तो ये क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि भैया मैं बता रहा हूँ, मान ली छत्तीसगढ़ के लोग दाल चावल रोटी खा रहे हैं, हरियाणा के लोग दूसरी चीज खा रहे हैं, साउथ के लोग अलग खा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष में क्या होता है, एक एकता पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, तो इस डाइवर्सिटी को कैसे जान पाएंगे? तो इसने बताया, टाउंसले बोला कि भैया हम प्रॉपर क्या करेंगे, एक समुदाय लेंगे, एक क्षेत्र लेंगे, एक विशेष क्षेत्र में क्या होता है, जो अंतर क्रिया होता है, जीवों के बीच हो गया, पशु पक्षी के बीच, मानव के बीच हो गया है, तो उसी को क्या क्या बोलते हैं, एक तंत्र बांटा गया, इसलिए क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इसमें स्पेसिफिक चीज होगा, हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एक सीधा 100 बात की एक बात क्या होता है, ठीक है। इकोलॉजी का क्रियात्मक इकाई किसको बोलती है, फंक्शनल यूनिट किसको बोला जाता है, इकोसिस्टम को कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है, कोशिका ना, सेल्स होता है। सेल्स क्या करेगा, अगर हम उसको रिसर्च करना है मानव बॉडी के बारे में, सबसे पहले किसके रिसर्च करते हैं, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। उसी प्रकार है, अगर हम इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्षेत्र को लूंगा ना, तो पहले क्या ले लिया, मान लीजिए पश्चिमी घाट में, तो अलग प्रकार के आपको जीव जंतु मिलेगा, पशु पक्षी मिलेगा, इनका रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, थार मरुस्थल के एरिया में, यहाँ पे क्या डिजर्ट एरिया है, तो भैया बिना वहां पे पानी वगैरह की कमी रहता है, फिर भी वहां लोग किस तरह से क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आपस में कैसे वहां पर रहते हैं। तो यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, जब सब को जोड़ेंगे तब क्या होगा। पारिस्थितिकी माने बृहद हो गया था, पारिस्थितिक तंत्र माने एक छोटा सा हिस्सा। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो आपको छोटा सा हिस्सा ही बता रहा हूँ, इकोलॉजी मतलब पूरा विस्तृत क्षेत्र। और जैविक और अजैविक घटक था। हाँ सब, जैसे सूर्य बड़ा चीज है, स्टार्टिंग में लिखो एग्जाम्पल, प्रकाश बड़ा चीज है। सर जनरल क्षेत्र है कि स्पेसिफिक क्षेत्र है, सामान्य लिखा मतलब सामान्य क्षेत्र स्पेसिफिक क्षेत्र को उसी को बोले जाते हैं ना, विशिष्ट क्षेत्र बोलो, सामान्य क्षेत्र बोलो, जनरल वो ऐसे नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना सीडीपी के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सही, सीडीपी के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सामान्य क्षेत्र में कोई विशेष क्षेत्र को बोलते हैं, आप वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। चलो, तो अब इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। चलो आगे लिखना ना, बाद में पहले विशेषताएं को जान लेते हैं। जो पहले चीज बताया ना इकोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा बारे में बताया था कि भैया बोलते बृहद क्षेत्र होता है, बस इतना बता दिया। अब जी एजी टॉन्सले महोदय आता है 1935, क्या बोलता है 1935 में, कि इसके कुछ ना कुछ क्या होगा, एक विशेषताएं होगा, हम किस प्रकार के जानेंगे कि भैया इकोसिस्टम किसको बोलेंगे। तो ये सबसे पहले बोला, ये क्या होगा आपका, खुला तंत्र होता है। अब ये तो क्लोज्ड है, मैं आपको बताने के लिए क्या, ये क्या होता है आपका, ओपन स्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे समुद्र क्या हो सकता है, और झील, नदी, झरना, वन, जंगल, ये क्या होते हैं, ओपन स्पेस होते हैं, चारों तरफ से थोड़ी कंक्रीट से घिरे रहते हैं, नहीं घिरे रहते हैं ना। लेकिन कुछ और चीज क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड स्पेस भी कहा जा सकता है। जैसे एक्वेरियम हो गया, और क्या हो गया, खेत, धान का खेत रहता है ना। अब बोलोगे सर वो ओपन है, ओपन तो है, धान के खेत बस नहीं होते, बहुत सारे खेत भी हो सकते हैं जिसमें फसल उगाते हैं, धान चना गेहूं। अब बोलेगे ओपन स्पेस तो है, बात सही है, ओपन तो है, लेकिन उसका कर्ता धर्ता कौन होता है, मनुष्य होता है ना।
हम होते क्यों भैया, अगर हम उसमें केमिकल छिड़केंगे, फर्टिलाइजर छिड़केंगे, कीटनाशक छिड़केंगे, तभी तो उसका ग्रोथ होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है, वो क्लोज्ड होता है। एक्वेरियम भी तो वही है ना। अब बोल सकते हो एक्वेरियम के ऊपर भाग को खोल दिया जाए, बंद है, तो वो ओपन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? भले आपकी नजर में ओपन है, लेकिन जो दाना पानी कौन दे रहे हैं? इंसान ही तो दे रहा है ना। किसको? मछली को दे रहे हैं। तो क्या होता है जब हम, ठीक है, जब क्या होता है, जब जीव जंतु रहता है या पेड़ पौधे रहता है, जब हम उसको भोजन देते हैं, स्पेशली फसल को ना, तो वो क्या होता है, बंद तंत्र होगा। जब ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से जब क्या होता है, उसको भोजन प्राप्त मिलता है, ऊर्जा प्राप्त मिलता है, तब क्या कहलाता है आपका ओपन स्पेस, मतलब खुला तंत्र कहलाता है। जैसे समुद्र में हम लोग देने जाते हैं खाना, जाते हो, वो खुद बनाते हैं ना। अब बोलोगे सर एक और एग्जांपल आ सकता है, जैसे अब घर में छोटा सा गार्डन बना लिए, किचन गार्डन या कुछ भी गार्डन हो गया, तो उसके करते रहता कौन है? आप ही हो। क्यों? वो लोग ऑटोमेटिक उग सकता है, लेकिन अंतःक्रिया के लिए आसपास क्या उसका क्षेत्र भी तो नहीं है जिसके साथ अंतःक्रिया। जैसे पानी के लिए क्या चाहिए? सोर्सेस चाहिए उसको। अगर पानी नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन जंगल में ऐसा होता है? जनरली ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं, अपना ऊर्जा के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए क्या कर लेते हैं, वो अपन कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेता है। चलिए, पहला चीज क्या होता है, ये मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ ना, ये नियम दिया है। तो ये क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। यह एक खुला तंत्र होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, याद रखना, ये इकोलॉजी का क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है, मतलब यहीं से कार्य होता है। जैसे मैं सेल की बात किया ना, बॉडी का, जैसे मानव तंत्र का सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका सेल है। तो हम भी कुछ भी रिसर्च करते हैं तो क्या सेल का करते हैं ना, वो बैटरी वाला सेल नहीं है भैया। पता चला कि सर बैटरी वाले सेल कहाँ थे, है ना। तीन चार प्रकार का सेल होता है। एक सेल मतलब बेचना, एक सेल मतलब कोशिका, एक सेल मतलब बैटरी, अब एक सेल मतलब चार भी तो होता है ना। मैं चार कहीं पढ़ा, मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। कौन सा है? हाँ, वेरी गुड। एक्सेल शीट में जो सेल होता है ना, वो भी तो सेल है ना। स्पेलिंग भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली उसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, पारिस्थितिकी का, मैं तंत्र नहीं लिख रहा हूं, याद रखना ना, कंफ्यूजन मत होना। पारिस्थितिकी का क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई, मतलब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल, सॉरी ना, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो सीधा सा मतलब क्या होता है, भाग देता है। तीसरा क्या होता है, ये आपका उत्पादक घटक होता है। ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है उत्पादक, दूसरा क्या होता है उपभोक्ता, और तीसरा क्या होता है अब घटक। तीन पढ़ते हैं ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, आप डिकम्पोजर। तो इसमें ये चीज पाया जाएगा, इसमें उत्पादक घटक होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं तीनों को ना, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और आपका अब घटक। ऊर्जा का क्या होता है, जो स्थानांतरण क्या होता है, एक दिवसीय होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिवसीय होता है। एक दिवसीय बोलोगे, हाँ एक दिवसीय, यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल।
जैसे आप लोग पढ़े ना, जैसे मान ली घास हो गया, घास को कौन खा रहा है? खरगोश हो गया, खरगोश को कोई शेर भालू खा रहा है ना। तो ये क्या हुआ आपका, ऊर्जा प्रॉपर क्या हो रहा है, यूनि डायरेक्शन में हो रहा है, कहने का अर्थ है। ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पीछे वाला लिख लियो क्या, ये वाला लिख लियो, हो गया। चलो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख लेना ना। जैसे हम तो विश्व स्तर के बारे में चर्चा कर ली। हाँ, भारत में इकोसिस्टम के पितामह किसको कहा जाता है, क्या नाम है? गलत जवाब। प्रश्न सुने ध्यान से। हाँ, भारत में इकोसिस्टम के पितामह किसको कहते हैं? रामदेव मिश्रा। मिश्रा पढ़ो, मिश्रा एक ही मतलब है ना। चलो इसको लिख लो ना, नोट करके लिखना है। ये सब यहीं से डेटा वगैरह पूछा जाएगा ना, याद रखना। फादर ऑफ इंडियन इकोसिस्टम, इकोलॉजी बोलो, इकोसिस्टम बोलो, क्योंकि परिस्थिति के बारे में क्या, रामदेव मिश्रा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेना, फादर ऑफ इकोसिस्टम किसको माना जाता है? गलत जवाब। मैं क्या लिखा हूं, दैट इज ए इंडियन, इंडिया। भारत को इस पर कोई विश्व का तो होगा, क्या नाम? पी ओडम। इसलिए इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी के जनक या पितामह, किसको बोलते हैं? पी ओडम। यूजिन एडम नाम है ना, ओडम, यूजिन है। देखिए आप इस फादर किसको बोलते याद रखना, बच्चा पैदा करने वाला बस फादर नहीं होता। मेरा कहने का था जो, चल चल चल, कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना ना, कि जो क्या करता है, जो विस्तृत उसके बारे में अध्ययन करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है, उनके बारे में बताता है, उसी को तो फादर माना जाएगा ना। अब मान ले जाए कोई थोड़ा सा बायोलॉजी शब्द बोल के चला गया, तो क्या उसको फादर मानेंगे? नहीं माना जाता ना। जो उसके बारे में विस्तृत बताता है उन्हीं को बोला जाता है फादर, बोला जाता है जनक, बोला जाता है। जनरली वर्ड जैसे हम लोग लिखे ना कि भैया इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम किया, उतने बस को किया है ना, उनके बारे में थोड़ी बताया गया है। तो इसलिए उसको फादर नहीं माना जाता। इसका रीजन याद रखना ना, यूजिन पी ओडम। बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जनक क्या बड़ा चीज होता है। और जो कॉन्सेप्ट बोलते हो, धारणा बोलते हो ना, जैसे एजी टाउंसले हो गया, अर्नेस्ट हेकल हो गया, वो कॉन्सेप्ट होता है, शब्द को बोला जाता है। समझ है? हाँ एग्जैक्टली वही। अब जैसे मान लो इकोसिस्टम अवधारणा है, तो इसके बारे में केवल छोटा सा क्षेत्र के बारे में दिया है ना। अब वो एक व्यक्ति आता है, वो पी ओडम आता है, वो बताता है, इनके पूरे बारे में बताता है, डिटेल से वर्णन करता है। एक प्रकार के वो सब्जेक्ट के तौर पर क्या कर रहा है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, फादर बोलेंगे। और कॉन्सेप्ट जो बोल रहे हैं ना, अवधारणा बोले, वो छोटा चीज होता है। जैसे एजी टाउंसले छोटा हिस्सा बताया। क्या बोल रहा था, मतलब फादर ऑफ इकोलॉजी बोलो, इकोसिस्टम एक ही है ना, याद रखना। इकोलॉजी इसलिए बोले थे क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है ना, याद रखना, ये बड़ा क्षेत्र है। पारिस्थितिकी के जनक या पितामह, आप लोग लिख लेना हिंदी में, क्या नाम है, यूजिन पी ओडम। ये कॉन्सेप्ट कब दिया गया था, 1963 के आसपास, 1963। तो इसलिए इसको आधुनिक भी बोल सकते हो, ये आधुनिक समय ही तो हो रहा है ना भैया। तो मैं क्या चीज के लिए लिखवाया सर, पर्यावरण ना। तो पर्यावरण में सब घटक आते हैं, इसमें लिमिटेशन आता है, याद रखना, दोनों में अंतर है ना। कौन सा? आप इसको इकोलॉजी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोलॉजी आप इसको नहीं समझ रहे हो। ये केवल भारत के भर में रिसर्च किया है ना, ये बंदा क्या किया है, पूरे विश्व भर का किया है।
सेकंड वाला इकोलॉजी इकोलॉजी तो वो वो उसको डालेंगे ना, हैकल और आप लोग भी नहीं समझ रहे, मैं पहले फिर क्लियर करता हूं। आप बोल रहे हैं डाउट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूं, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन के द्वारा किया गया था? ई रीडर, और दूसरा अर्नेस्ट हैकर। समझ आया? शब्द शब्द समझते हो ना? मेरा नाम अभिमन्यु है, ये शब्द मेरे माता पिता ने नाम रख दिया, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहे, मेरे माँ बाप ही नहीं बता पा रहे अभिमन्यु का अर्थ वो थे, कहाँ से नाम लिया हो, कैसे नाम रखे हो। तो एक व्यक्ति आएगा ना, कोई भी हो सकता है, मेरे पार्टनर भी होगा, बताएगा कि अभिमन्यु का क्या है उत्पत्ति, ये हुआ था, इसका शब्द ये था, इनके बारे में ये व्याख्या है, इसकी ये खासियत है। जब उसके बारे में डिटेल बताया जाता है तो क्या होता है, फादर हो सकता है। नाम बस रख दिया तो फादर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फादर का अर्थ अलग होता है ना, याद रखना। तो डिटेल वगैरह वर्णन करता है उसको फादर माना जाता है। तो जो वर्ड बोल रहे हो ना, तो जैसे हम एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे भारत में, ठीक है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वाह, हर चीज में ऑप्शन। MS स्वामीनाथन। समझ आया? भारत में हरित क्रांति के जनक। अब मैं यही बोलूंगा, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? दोनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर है ना। आपको लग रहा है सिमिलर, ऐसा कोई सिमिलर नहीं होता। नॉर्मल बोरलाम। समझ आया? अगर मैं यही चीज यहीं पे लिख दूं, फादर ऑफ इकोसिस्टम, और रामदेव मिश्रा भी है, तो भी आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ड वगैरह लिखना जरूरी नहीं रहता। मैं यहाँ पे वर्ड लिखवाया हूं, वर्ड ऑफ फादर इकोलॉजी, इकोसिस्टम नहीं लिखवाया हूं। नहीं लिखवाए तो भी उसको मानना है, विश्व का मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? तो जो बोल रहे हैं ये केवल इंडिया के बारे में क्या किया था, रिसर्च किया था। जो ये बंदा किया है यूजीन ओडम, क्या है, पूरे विश्व के बारे में क्या है, विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर कोई दिक्कत और समस्या हो तो मैं आप से बैठा रहूंगा, आप पूछ लेना, ठीक है? उसको डाउट क्लियर कर लेंगे। ये होता है आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट। चलिए आगे चर्चा करते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, मतलब उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या भाग होता है, उसकी क्या क्या विशेषता है। तो पारिस्थितिकी के घटक, इसके कितने घटक होते हैं? दो घटक। सेम पर्यावरण और परिस्थितिकी सब सेम है ना, अंतर मत जानना, सेम है। तो पहला क्या होता है आपका, अब मान लीजिए तो मैं अजैविक घटक लेके चलता हूं ताकि आपको उधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्या है आपका, अजैविक घटक। पढ़े हो ना ये बायोटिक कि नहीं पढ़े हो? अब यहां से डिटेल में चर्चा करेंगे ना। मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था कि भैया इसको मैं बाद में डिटेल से बताऊंगा, जैसे मान लीजिए प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी हो गया। अब यहां से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वो वहां का पार्ट नहीं था, ठीक है। अजैविक घटक। और दूसरा क्या होता है आपका, जैविक घटक। अब बोल सकते हो ये एक्चुअल में किसका पार्ट होता है? ये प्राकृतिक घटक का पार्ट होता है। लेकिन एक और क्या होता है, मानवकृत घटक भी होता है। लेकिन हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्राकृतिक के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए क्या अपन इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, वो मानवकृत में चर्चा नहीं कर रहे हैं, याद रखना। वो मानवकृत अलग चीज होता है, जैसे सड़क, बिजली वगैरह, मान लो बांध वगैरह, वो अलग चीज है। अब इसमें आते हैं जो जैविक घटक। अजैविक घटक क्या होता है, इसको भी 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग। तो पहला क्या होता है आपका, भौतिक घटक, जो क्या होता है, नेचुरल तरीके से जिसका निर्माण हुआ है, या नेचुरल तरीके से क्या करते हैं वो लोग, अंतःक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक घटक। जैसे सूर्य का प्रकाश, दूसरा स्थल मंडल हो गया, तीसरा बिजली, दाब, वायु, जलवायु। ये क्या होते हैं, नेचुरल तरीके से क्या बना रहता है, उसका निर्माण हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अजैविक। आप लोग पढ़े ना जैविक घटक में इतना सारा चीज। अब इसको क्या कर क्लासिफाइड करना, कंफ्यूजन मत होना। जितना भी चर्चा की है ना, ये सब किसमें आएगा, अजैविक घटक का हिस्सा आता है।
लेकिन इसको भी क्लासिफाइड किया है ना 3 भागों में। तो पहला होता है आपका भौतिक घटक, दूसरा होता है कार्बनिक घटक, और तीसरा होता है अकार्बनिक घटक। और लेकिन तीनों अपने आप में क्या है? अजैविक घटक। लेकिन वो अपने आप में ये चारों भी क्या है? गलत जवाब, प्राकृतिक घटक। और अपने आप में ये क्या है? पारिस्थितिकी घटक। समझ आ रहा है अंतर? कंफ्यूजन मतलब सब आपस में जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा कि सर क्या क्या बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी में जो बताया वही है, बस आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। तो पहला समझ आया आपका भौतिक घटक। तो जैसे लिख लेना वायु, दाब, प्रकाश लिख दे, मतलब सूर्य का प्रकाश होगा ना, याद रखना। प्रकाश, जलवायु, स्थल मंडल, ये सब इसमें आ जाएगा। आप जितना भी लिख सकते हो ना, इतना ही जानना। दूसरा अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, आपने केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा, है ना। तो इनऑर्गेनिक में किसको शामिल किया जाता है? याद रखना, इनऑर्गेनिक का सीधा सा अर्थ होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का क्या नहीं होता? बॉन्ड नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलता है। इसमें कार्बन का भी मात्रा हो सकता है, हाइड्रोजन का भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए इनऑर्गेनिक में क्या लूंगा? जैसे जल, मिट्टी, टू लेट यार, चलो एग्जाम्पल लिखता हूं फिर आगे आपको बताता हूं ना। जैसे जल, मिट्टी, चट्टान, खनिज। आपको आगे पता चलेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। खनिज जैसे लोहा, कोयला, जितना आप सीखते हो ना, ये सब किसके पार्ट आते हैं? इनऑर्गेनिक। इन तो अ है, अकार्बनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सिमिलर होता है ना। अब ध्यान समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब ये पूछ सकते थे सर ये जल को किसी में नहीं लिए हो, भौतिक घटक में, पूछ सकते हो ना। अब उसको क्यों नहीं लिए बता रहा हूं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं नहीं बोल रहा हूं, मतलब एक साथ। जैसे जल में क्या है, उसका फार्मूला क्या है? H2O। अब बोल सकते हो सर इसमें तो हाइड्रोजन है, लेकिन उसके साथ तो कार्बन तो नहीं जुड़ा है ना। अब जैसे मिट्टी में भी, मिट्टी में बहुत सारा तत्व मिलेगा, लेकिन उसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ बंद नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बोलते हैं। कार्बनिक में क्या होता है? जिसमें ये दोनों बंद पाया जाएगा, किसमें? कार्बन और हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। हमको लगता है कार्बन मतलब केवल कार्बन होगा, नहीं, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे एग्जांपल जितने भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान ली जो भी खाते हो, मान ले केला, देखना कभी क्रिकेटर लोग क्या होते हैं, जैसे मान ले खेल खेलते रहते हैं और अचानक से क्या खाते हैं? तुरंत केला खाते। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। जैसे आप लोग चावल खा रहे हो तो सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पेट फूलना शुरू होता है, ठीक है। तो चावल कम खाया करो। उसी प्रकार क्या है, जितने भी फैट, जैसे वसा, प्रोटीन, और क्या है? ह्यूमस, ह्यूमस भी आएगा ना। ह्यूमस किसको बोलते हैं? गलत जवाब। देवी और सज्जनों बाकी लो, 5 मिनट और है। ह्यूमस सबको पता है, लेकिन दिमाग नहीं लगा पा रहे। याद रखना, जैसे नदी किनारा रहता है तो वहां की गाद टाइप क्या रहता है, जहां पे क्या, वहां की मिट्टी क्या रहती है? एकदम उपजाऊ रहती है, फर्टाइल लैंड रहता है, जिसलिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह क्या उगाते हैं? क्यों? क्योंकि ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है? उपजाऊ अधिक होती है। अब इसलिए क्या होता है? वो मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं, इसलिए क्या है? अकार्बनिक भी नहीं लिया जा रहा है। मिट्टी जैसे मान लीजिए खेत का मिट्टी हो गया, रेतीला मिट्टी हो गया, तो उसमें ह्यूमस नहीं रहता, समझ रहे हो। लेकिन जो नदी किनारा क्या रहता है, बाद में जब पढ़ेंगे हम इसको इकोटोन बोलेंगे, जिसमें क्या होता है? जल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र, जब बीच में क्या होता है? पानी आना जाना शुरू होता है। जैसे दलदली एरिया हो गया, सुंदरबन का वन हो गया, मैग्रो एरिया होता है,
तो इसको इकोटोन बोला जाता है एक्चुअल भाषा में। लेकिन सामान्यतः क्या होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्यों? उसमें एक प्रकार के पोषक तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए क्या गिनते हैं उसको, कार्बनिक पदार्थ में गिना जाता है। समझ आए? नहीं आए? चलो, कार्बनिक पदार्थ तो लिखते जाना है। क्या क्या लिखना है यार? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट। जैसे प्रोटीन, वसा, वसा किस में रहता है? सब लोग मक्खन बहुत खाते हो ना यार, घी वगैरह, बटर वगैरह है, ऑयल वगैरह जितना भी रहता है वसा फैट, इसलिए। हाँ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस भी लिख लेना, ह्यूमस। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूरिया। जानते यूरिया? हाँ, तो उसका फार्मूला क्या है? क्या है यूरिया? कल फार्मूला बताना, बार पूछे ये क्या, इसलिए प्रश्न पर पूछा गया था कि सर्वप्रथम, ध्यान से सुनना, यूरिया ना जैसे खाद छींचते ना यूरिया खेत वगैरह में, गन्ना हो गया, चना खेत हो गया, इसमें तो एक बार पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम मानव के द्वारा निर्मित किया गया कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो क्या है आपका? यूरिया। हमने यूरिया बनाया जिसमें कार्बनिक पदार्थ होता है। अब इसको हमने बनाया नहीं, बनाया ना, नेचुरल बना, कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिक बना, जैसे केला मिल गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, उसे मिलता है। प्रोटीन वैसा हमने बनाया नहीं, बनाया ना, तो ऑटोमेटिक हो गया। इसलिए तो ये होगा आपका कार्बनिक पदार्थ। और जैविक घटक तो जानते हो और क्या होता है, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं उसको जैविक घटक माना जाता है। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है, कल आगे मैं इसको डिटेल में चर्चा करूंगा ना। तो पहला क्या है आपका, जो लिख चुके हो, तो पहला होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। इसको भी क्लासिफाइड करेंगे ना, तो वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे ना। और तीसरा लिख लेना अपघटक। चलो इसको नोट डाउन करो, और कल इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे। स्पेशली हम लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, ये तो ऑलरेडी इसको हो चुका है। पिछला वाला लिख लिया क्या? हाँ, सब सब हो सकता है। उसमें पोषक तत्व तो बोला ना, तो उसमें क्या होता है, जीव जंतु भी तो रहता है, छोटे कीड़े मकोड़े क्या मर के वहां पे क्या होते हैं, जमा होते हैं, तो उसका पोषक तत्व हो ना। उसी प्रकार क्या पेड़ पौधे का भी क्या होता है, जो ऐसे घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वो भी क्या होता है, जमना शुरू होता है, इसलिए उसको ह्यूमस बोलते हैं। इसलिए ह्यूमस को क्या माना जाता है, कार्बनिक पदार्थ माना जाता है, या कार्बनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। अभी आप लोगों का ना जो आंसर शीट चेक हो रहा है, तो वहां पे बढ़िया नाम चिपकाएंगे और बगल में नंबर लिखा रहेगा, ठीक है? कहीं भी कहीं नोटिस बोर्ड होगा, ठीक है ना। और कल फिर अच्छे से उसका क्या होगा, सर्जरी होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा। ये इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। चलिए आज के सेशन फिर एंड करते हैं ना।